नमस्कार, जय हिंद। यंग भारत न्यूज। आज से हम लोगों ने, आज है विश्व पृथ्वी दिवस और आज से यंग भारत न्यूज ने एक नया अभियान शुरू किया है, आपकी समस्या और हमारे समाधान। इसके तहत हम विविध सरोकारों पे कार्य करेंगे और उसका मुख्य रूप से जो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और ये जो सरोकार हैं इनको हम प्राथमिकता देंगे। इसी श्रृंखला में आज प्रथम दिवस हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर पुनीत पाठक जी। नमस्कार। आपका यंग भारत न्यूज में स्वागत है। और साथ में हमारे यहाँ की जो समाचार प्रभारी क्रम में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं श्री अखिलेश शर्मा, जो कि अभी अमृत विचार में थे और दैनिक जागरण में और हिंदुस्तान में भी रह चुके हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो चल रही थी जी, अभी उसका कुछ नाम बदला है जी, और जिसको बागवानी को बढ़ावा देने के लिए शायद उसका नाम बागवानी मिशन किया गया है। तो बागवानी मिशन क्या है, इससे क्या होगा और पर्यावरण संरक्षण को कैसे गति मिलेगी? जी जी नमस्कार। जैसे पहले हमारे प्रदेश में 30 जनपदों में एकीकृत बागवानी विकास योजना संचालित थी, बाकी शेष जनपदों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी। तो अभी भारत सरकार ने पूरे प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन लागू कर दी है 1 अप्रैल से, जो हमारे शाहजहांपुर जनपद में लागू हो गई है। इस मिशन को लागू होने पे पहले क्या होता था, कृषि विभाग से जो ये योजना संचालित होती थी, अब ये उद्यान विभाग की योजना रहेगी। इसमें कई जो हमारी बागवानी फसलें हैं, सब्जियां हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, बहुत एक ब्रॉड स्कीम है और जिसमें किसानों के लिए अनुदान को भी एक अच्छे रूप में बढ़ाया गया है। तो इससे क्या है, अगर हम नवीन बाग रोपण करते हैं, उद्यान रोपण करते हैं, जिससे किसानों की एक निश्चित और एक टिकाऊ आय भी मिलती है, जिससे हमारे पर्यावरण संरक्षण में बहुत जो हमारे वृक्ष हैं उनका तो एक अहम योगदान होता ही है। तो क्या है, अगर हमने कोई एक बाग लगाया तो कम से कम अगर अच्छे से देखभाल करें 60 साल तक वो एक अच्छा प्रोडक्शन देता है, जिससे किसानों को एक सुनिश्चित आय मिल रही है कम लागत पर, और हमारे पर्यावरण में इसका बहुत एक अहम योगदान रहता है। तो जो RKY थी राष्ट्रीय विकास योजना जी, और बागवानी, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आया है? इसमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन जो MIDH है, इसमें पहले क्या लिमिटेड था। अच्छा। कुछ जनपद थे, जैसे 30 जनपद थे, इसमें अनुदान भी बढ़ाया गया। हाँ, अभी 75 जिलों में लागू हो गई, प्रदेश के 75 जिलों में लागू हो गई, और इसमें अनुदान की धनराशि भी बढ़ाई गई है। कितना है? इस जैसे अलग अलग कंपोनेंट वाइज है। पहले क्या होता था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में चुनिंदा फलदार फसलें शामिल रहती थी। अच्छा। अभी इसमें किसान भाई जो एग्रो क्लाइमेटिक के अनुसार जो आपके क्षेत्र में हो सकती है, सफलतापूर्वक उस फसल की खेती करें। को हर प्रकार का फल, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के मसाले, सभी प्रकार की हमारी औषधीय फसलें, सगंध फसलें जिनको एरोमेटिक प्लांट्स बोलते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे पॉली हाउस, शेड नेट हाउस आप लगाएं। नर्सरियों को सरकार का मंशा है हमारे किसान भाइयों की अच्छी पौध मिले, स्वच्छ और स्वस्थ गुणवत्ता युक्त पौध मिले। इसके लिए क्या है, नर्सरियों की स्थापना की जाएगी। नर्सरियों की स्थापना पे भी सरकार अनुदान देगी। इसमें छोटी नर्सरी, बड़ी नर्सरी सभी शामिल हैं, टिश्यू कल्चर लैब भी शामिल है। तो जिससे हमारे किसान भाइयों को एक अच्छी पौध मिलेगी, जिससे किसानों का आय में इजाफा होगा। अच्छा, ये कृषि विज्ञान केंद्र में आपका प्रस्तावित थी जी नर्सरी जी, हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी। हाँ, तो उसमें क्या था, वो क्या अभी क्या हुआ, हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी जो थी, जो मनरेगा से वित्त पोषण था जिसका, तो मनरेगा में थोड़ा बजट का अभाव होने के कारण अभी इनका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जो क्लस्टर वाइज जहां निर्माणाधीन थी उनको पहले पूर्ण किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ इसको नर्सरी को बनाया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ बजट में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी मनरेगा से, इसलिए अब ये वित्त पोषण MIDH से होगा। मतलब ये स्वीकृत तो 2 साल पहले दोनों स्वीकृत है। हमारी एक पैंतापुर, राजकीय पौधशाला पैंतापुर और ददरौल जो हमारी नियामतपुर में है। तो पैंतापुर में जो हमारे लिए फेंसिंग, इसका पैसा मिल गया, इसका काम निर्माणाधीन है जो कार्य। बाकी बजट आने के लिए हम ये संचालित हो जाएगी दोनों नर्सरी। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र वाली, इसकी प्रोजेक्ट कास्ट क्या है?
1 करोड़ 9 लाख रुपए की, दोनों का 1 करोड़ 9 लाख दोनों की। जी। तो इससे आम जनों को, किसानों को लाभ क्या होगा? इसमें हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी है। इसमें अब किसान भाइयों को जो पौध हम लोग जैसे देखे होंगे, जो हमारे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं या अलग सोलेनेसी, जैसे हमारे टमाटर, शिमला मिर्च हो गई, हमारी बैगन हो गया, इसके पौध उगाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, जो कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पौध वायरस, पॉली हाउस जैसे। जी जी, वो कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन रहते हैं, जिसमें क्या होता है एक वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है, हमारे कीट नहीं लगते हैं, और एक स्वस्थ पौध मिलती है जिसकी जड़ें सुविकसित होती हैं, जिससे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा नर्सरी से कोई पौध उगाड़ी, जब उसको प्लांटिंग करती है एक शौक लगता है पौधे को, तो वो जो प्लांटिंग शौक होता है 10-12 दिन का, वो बच जाता है। क्या पौधे ऐसा सच वहां से ट्रे से उठाया और प्लांट कर दिया, तो पौधे को ऐसा महसूस नहीं होता हम नई जगह आए, और उसकी ग्रोथ प्रॉपर बनी रहती है उससे। तो इसका कोई न्यूनतम शुल्क होगा? वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, जितनी लागत आएगी उसमें कोई प्रॉफिट किसी तरह का नहीं रहेगा। जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे यहाँ है, जो वहाँ की अच्छा नियरेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, वो उसको संचालित करेगा। जी। अच्छा, अभी जो अपने जिले में जैसे ड्रैगन की खेती हो रही, 2 जगह अभी हमने देखा, अल्लाहगंज के पास जो चिलौआ में और बंडा में जी, ड्रैगन की खेती के इसी तरीके से जो है, पहले तो इसमें अनुदान नहीं था, अब शायद अनुदान है, तो कितना अनुदान है, और अगर कोई व्यक्ति लगाना चाहे तो इससे कितना फायदा वो उठा सकता है? पहले क्या होता था, MIDH में और RKVY दोनों में 30,000 प्रथम वर्ष, 10,000 रुपए द्वितीय, तृतीय वर्ष 50,000 रुपए कुल अनुदान मिलता था प्रति हेक्टेयर। जी। अच्छा। अभी इस अनुदान को सरकार ने 2 वर्ष के लिए 2,70,000 रुपए देगी सरकार इसमें। अब 2,70,000 जी, ये 2 वर्षों में दिया जाएगा 60-40 की रेशियो, प्रथम वर्ष 60%, द्वितीय वर्ष 40%। तो इससे क्या होगा, ये ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस वर्गीय फसल है जी, जिसमें अगर किसान भाई एक बार प्लांटिंग कर लें, एक बार प्लांटिंग करने के उपरांत ये लगभग 25 से 30 वर्ष तक उचित देखभाल होती रहे, जिससे अच्छा प्रोडक्शन मिलता रहता है। और ये यहाँ की जो हमारी शाहजहाँपुर के लिए या बरेली मंडल के लिए मैं कहूँ, ये नई फसल है, तो जो इसको किसान भाई अभी रुचि के रूप में ले रहे हैं, और इसके हमारे यहाँ पौधे भी उपलब्ध हैं, तो किसान भाइयों को बाहर से लेने की जरूरत भी नहीं है। मतलब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 25-30 साल तक के लिए जी। प्रति वर्ष 1 हेक्टेयर अगर कोई लगाता है जी, तो उससे कितनी आमदनी ले सकता है? अगर 1 हेक्टेयर उचित देखभाल करते हैं और अच्छे प्रोडक्शन लेते हैं, तो कम से कम शुद्ध मुनाफा किसान भाई को 8 से 10 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा, ये मिनिमम बता रहा हूँ। शुद्ध मुनाफा मतलब सब खर्चे निकाल सब खर्चे निकाल के, जितना लेबर कॉस्ट, अगर हम लैंड की वैल्यू उसकी भी निकालें, अगर रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड भी निकालें, अच्छा, अभी 8 से 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। यानी कि यदि किसी के पास 1 हेक्टेयर यानी 15 बीघा जमीन है जी, और वो अगर कैक्टस अर्थात ड्रैगन की खेती करता है, तो 8 से 10 लाख, यानी कि बहुत ही अच्छा। बहुत जो किसान बाहर खेती नौकरी लिए जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा संदेश है। अच्छा, एक चीज और है कि चूंकि ये कैक्टस प्रजाति का है, तो इसमें जो गोवंशी की समस्या ज्यादा रहती है, तो उसकी भी समस्या, उसको भी वो नहीं खाते हो, नुकसान नहीं पहुंचता, उसके ना कीड़े भी नहीं लगते हैं इसमें, गोवंश है या आवारा जो पशु हैं, अन्य जंगली पशु, वो भी नहीं हानि नहीं पहुंचाते हैं। बस इसको प्लांटिंग कर दिया, प्रॉपर इसकी देखभाल होती रहे, और जो एक इसमें कवक लगते, फंगस अटैक होता है, उससे थोड़ा बचाव करते रहे, तो कोई समस्या नहीं है। पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी कितनी? ये 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर पे इसका प्लांटिंग कर सकते हैं। कहीं कहीं किसान भाई 1.5 मीटर पे भी करते हैं, बट एक आइडियल 1.8 मीटर करते हैं। अच्छा, जो बीच का स्पेस होता है, इसमें कोई फैसिलिटी है? जी, इसमें अच्छे से लिए गेंदा लगा सकते हैं, गेंदा का रेट भी अच्छा मिलता है। आप लहसुन लगा सकते हैं, प्याज की प्लांटिंग कर सकते हैं, या कोई जो हमारी अगर ज्यादा दलहनी फसल करनी है, जैसे उर्द हो गया, इन सबको भी कर सकते हैं। गेंदा लगाएं तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लहसुन भी अच्छा प्रॉफिट की। और इनमें फसलों में क्या होता है, गेंदा, लहसुन, ये एलेलो, इनकी जड़ों में एक केमिकल निकलता है। अच्छा, गेंदा अगर कहीं किसी खेत में नेमाटोड अटैक हो रहा हो, अगर गेंदा लगा दो तो नेमाटोड उसमें अटैक कम हो जाता है, मिनिमाइज कर देता है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो बैलेंस बना रहता है। जी जी। अच्छा, एक चीज और, चूंकि विश्व पृथ्वी दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो कैक्टस, इसका कोई पर्यावरण संरक्षण में योगदान है? जी, क्योंकि ये पानी का ट्रांसपिरेशन, जो भी कोई भी सकुलेंट प्लांट है जिनकी त्वचा मोटी होती है, तो वो ट्रांसपिरेशन क्या होता है,
बाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। कम करते हैं। तो पानी कम लेंगे तो हमारे पानी को प्रिजर्व कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये क्योंकि जो पौधे ज्यादा बाष्पोत्सर्जन करते हैं तो पानी ज्यादा लेते हैं। यानी कि जल संरक्षण में ऐसा है। जी। और हमें लगता है कि जहाँ पे शुष्क जमीन है या कम पानी वाली, तो वहाँ के लिए ज्यादा अच्छा है। बहुत सफलतापूर्वक किया जा सकता है। और सिंचाई के लिए विभाग द्वारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके तहत ड्रिप की स्थापना कर लें तो इस पे भी सरकार 90% अनुदान देती है। और जितने इससे क्या होगा, एक जो पौधे की जड़ है उस पर ही पानी जाएगा, तो पानी, और जहाँ वाटर शॉर्टेज है तो वहाँ। और दूसरी बात, हम ड्रिप लाइन से जो फर्टिलाइजर देना है, जितना शेड्यूलिंग करनी है, वो भी उसकी जड़ पे दे सकते हैं। अच्छा, अभी आपने जैसे ड्रिप की बात करी जी, ऐसी कौन सी योजना है जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पे जी, कितने किसानों को यहाँ लाभान्वित किया होगा विभाग की ओर से, और किसान अगर जो इससे जुड़ना चाहे जी, तो उसकी क्या व्यवस्था? ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप है जो हमारे जनपद में संचालित है। इसमें लघु सीमांत कृषक, महिला, SC ST कृषक हैं, उनको 90% अनुदान है। अन्य सभी श्रेणियों किसानों को 80% अनुदान दिया जाता है। इसमें किसान भाई लाभ लेने के लिए जो प्रदेश सरकार ने अभी एक UPMIP पोर्टल लॉन्च किया, पिछले वर्ष लॉन्च किया था, तो उस पे किसान भाई पंजीकरण कर दें और जिस कैटेगरी में वो आ रहे हैं 10%, जिसको 80% अनुदान मिलेगा उनको अपना 20% शेयर देना, तो उस पोर्टल पे अपनी धनराशि जमा कर दें पंजीकरण कराने के उपरांत। और प्रदेश में लगभग 83 जो फर्म्स काम कर रही हैं, प्रदेश सरकार ने अनुबंधित किए हैं। अच्छा। उनका चयन कर लें, जो चयन कर लें वो आपके क्षेत्र पाके उस यूनिट की स्थापना कर देगी। स्थापना करने के उपरांत अब आपको और 3 साल तक उसका मेंटेनेंस रन कराएगी। तो इसमें कोई ये तो नहीं कि लक्ष्य का हो? अधिकतम इसमें अधिकतम एक किसान 5 हेक्टेयर और एक बार स्थापना कराने के उपरांत 7 वर्ष तक उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा। नहीं, प्रतिवर्ष का है। जैसे मान लीजिए 100 किसान, 200, 1000 पहले लिमिटेड रहता था, अभी ओपन पोर्टल ओपन कर दिया गया। जितने किसान पंजीकरण कर लें जिस जनपद को, लक्ष्य पहले रहता था बट अभी एक लक्ष्य आता, अगर लक्ष्य से ऊपर भी जाएंगे उसको कोई इशू नहीं आता, आराम लक्ष्य सैंक्शन हो जाता है क्योंकि वो पोर्टल ओपन है और जितने चाहे किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा, जैसे अपने यहाँ आपको पता ही है कि पुवाया क्षेत्र में साठा की खेती बहुत होती है, वो लोगों ने बंद कर दी, अब मक्का पे आ गए जी। मक्का भी हमें लगता है कि काफी जो है पानी की आवश्यकता उसे होती है। तो ऐसी कौन सी शाहजहांपुर के क्लाइमेट को देखते हुए ऐसी जो कैश क्रॉप भी हो, तो कौन सी फसल की हो जो पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है, कम पानी की हो और कैश क्रॉप? और कैश क्रॉप को तो अगर हमें विशेष रूप से अगर पर्यावरण संरक्षण पे जाएं तो समर मूंग आता है। समर मूंग जी, जो अभी जो समर में होता है मूंग, हाँ। इसकी कई वैरायटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा इन लोगों ने डेवलप किए हैं। उसको अगर लगाएं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप रहती है, 60 दिन में ये तैयार हो जाती है। अच्छा। इससे 2 फायदे होते हैं। ये कब लगाई जाती है? धान कटाई के गेहूं कटाई के तुरंत बाद इसका बुवाई कर दें। और इसमें क्या होता है, जितनी भी दलहनी फसलें इनकी जड़ों में एक राइजोबियम होता है जो क्या करता है, पर्यावरण में से जो नाइट्रोजन होती है उसका स्टोरेज करता है। गांठें होती हैं, नोडुल्स होती हैं इसकी राइजोबियम की, वो स्टोरेज करती है, स्वतः ही उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में जो अगली फसल आएगी उसके लिए, हाँ, उसके लिए अवेलेबल करा देगा। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है, दूसरा पानी कम ले रहा है और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। तो ये फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए और नाइट्रोजन नेक्स्ट क्रॉप में कम देने के लिए ये सबसे बेस्ट फसल है। क्योंकि किसान भाई आलू के बाद यहाँ मक्का कर रहे हैं। मक्का इन कंपेयर टू साठा धान अगर देखें तो मक्का एक अच्छा, क्योंकि किसानों के लिए एक अच्छी आय उपलब्ध करा रहा है और इथेनॉल, पोल्ट्री फीड, इसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग हो रहा है। तो किसान को अल्टीमेटली आय के रूप में अगर देखें तो मक्का उनके लिए बहुत सुटेबल क्रॉप पड़ रही है। पर्यावरण की दृष्टि से बात करें तो मूंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है, सबसे दिवस जी। अच्छा, अगर किसी ने 1 एकड़ यानी 6 बीघे में किया है जी, या 1 हेक्टेयर बात करें तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है मूंग का अगर हम देखें 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अच्छा इसकी आती है। अच्छा, मतलब प्रोडक्शन कम है जी। अच्छा, इसके अलावा जो अन्य अच्छा ये मूंग बताइए, इसमें कोई अनुदान है? कृषि विभाग से अगर मेरे कृषि विभाग, अच्छा ठीक।
अच्छा, और कौन कौन सी योजना है जो साग भाजी की बात कर रहे हैं? साग भाजी की बात करें, अभी सभी प्रकार की साग भाजियाँ MIDH में शामिल कर ली गई हैं, जिसमें सरकार 24,000 रुपए का बीज और क्रेट, जिसमें प्लास्टिक क्रेट जिसमें सब्जियां जाती हैं, अच्छा, वो निःशुल्क किसान भाइयों को 24,000 की कीमत का हाँ बीज और क्रेट 2 इनपुट रहते हैं। 2 इनपुट। जी। कितनी जमीन होनी चाहिए? वो 2 हेक्टेयर मैक्सिमम रहता है और नीचे कितना भी है। कितना भी है। तो 24,000 प्रति हेक्टेयर। पहले 20,000 रुपए रहती थी धनराशि, अभी बढ़ा के 24,000 रुपए कर 24,000 जी। मतलब 1 हेक्टेयर पे। 1 हेक्टेयर पे। उसी रेशियो में कम हो जाएगा। और अभी हमारे प्याज लहसुन और सभी मसाला फसलें, अगर कोई धनिया, पहले केवल प्याज लहसुन रहता था, अभी सभी मसाला फसलें MIDH में शामिल कर ली गई। सभी हो गया जी। आलू की, जैसे अभी यहाँ पे आलू हो, टमाटर हो, प्याज हो, उत्पादन तो अच्छा हो जाता है, लेकिन उनके भंडारण की इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। जी। हाल फिलहाल जो है कि यहाँ पे शाहजहांपुर जनपद में क्या खास कार्य और क्या योजनाएं हैं जिसके तहत अगर कोई किसान चाहे तो भंडारण से जुड़ सकता है या उसका प्रोडक्शन अधिक है तो वो संरक्षित कर सकता है? अभी वर्तमान में देखें तो हमारे पास लगभग 2.5 लाख टन भंडारण क्षमता है शाहजहांपुर के पास आलू। तो किसानों को अभी तो वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं, और लगातार नए कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं। तो अभी आने वाले समय में हमारे शीघ्र हमारे पास लगभग 3.5 लाख टन की क्षमता हो जाएगी। 3.5 लाख। अभी 5 कोल्ड स्टोरेज हमारे निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन हाँ, अगले वित्तीय वर्ष हमारे पास लगभग 4.5। तो और हमारा निजी क्षेत्र में या? जी, सभी निजी क्षेत्र में रहते हैं इसी तरह। और हमारे यहाँ जो आलू का उत्पादन लगभग वही 4.5-5 लाख टन रहता है, तो जिसका लगभग 60% आलू आता है, बाकी 40% रहा जो हमारे कच्चा खुदाई हो जाता है और मार्केट में चला जाता है। तो अभी वर्तमान में देखें तो भंडारण कोई शॉर्टेज नहीं है। कई जगह जो हमारे जैसे इस एरिया में खुदागंज कटरा इधर तो खाली रह जा रहा है, पुवाया क्षेत्र में सभी कोल्ड 100% लगभग भर जा रहे हैं, और कई जगह अभी हमारे पास सफिशिएंट भंडारण क्षमता है। अच्छा, इसकी कोई योजना है अगर कोई लगाना चाहे? कितना अनुदान? इसमें वही एकीकृत बागवानी विकास मिशन से 35% हमारे अनुदान देती है सरकार। जी, शीतगृह के निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, कितने में इसकी लागत क्या आती है करीब? ये लगभग 10 से 12,000 रुपए प्रति टन लागत आती है। प्रति टन? जी। जितने क्षमता का 5,000 टन तक का कोल्ड स्टोरेज एक व्यक्ति लगा सकता है यहाँ से, जो यहाँ एकीकृत बागवानी विकास मिशन हो जाएगा। 5,000 टन से ऊपर अगर लगाना है, मतलब 1 लाख बैग जिसको बोल सकते हैं, उससे ऊपर लगाना है तो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड से वहाँ हो जाएगा, और 5,000 टन तक का 1 लाख बैग तक का हमारे यहाँ से हो जाएगा। इसकी लागत 5,000 की कितनी आती है? वही 5 अगर देखेंगे तो लगभग 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए। तो 6 करोड़ में 35% सब्सिडी मिल जाती है। सब्सिडी मिल जाती है। अच्छा, आलू के अलावा और जो शीतगृह जो होते हैं उसमें क्या भंडारण? अभी सरकार का मेन फोकस आलू ना देके मल्टी कमोडिटी शीतगृह स्थापना करा रही है, जिससे क्या होता है हमारी विभिन्न प्रकार की फसलें जो उत्पाद हैं उनको और स्टोरेज किया जाए, क्योंकि पहले एक फसल पे लेकर मल्टी कमोडिटी, अगर किसी को सब्जियां रखनी है, फल रखने हैं, ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, मसाले रखने हैं, तो और सभी फल हमारे इसमें आ जा रहे हैं, जिससे क्या होता है विभिन्न, और इवन अगर किसी को अंडा भी स्टोरेज करना तो अंडे के लिए अलग सेपरेट चैम्बर बना ले, उसी में बन जाता है। हाँ, मतलब उसका सेपरेट होना चाहिए। अच्छा, मिक्स नहीं होना चाहिए दूसरी कम्युनिटी, जिससे उसकी गंध या वो दूसरे जा सके। तो सेपरेट चैम्बर बनाए और उसकी नॉर्म्स जो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और जो मेंटेन करना उसके लिए अलग से उसको फिक्स कर ले, तो अंडा स्टोरेज भी कर सकते। अच्छा, इधर जो आम, अब तो आम का जो शाहजहांपुर में तो काफी आम अमरूद काफी बढ़ा है, तो आम के जो किसानों उत्पादक हैं जी, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि अब तो आम मुख्यतः अगर किसान भाई देखें अक्टूबर से अगर सावधानी करना शुरू कर दें तो किसान भाई एक अच्छा, आम में आप देखे होंगे हमारे जो आम में बौर आता है, तो उसमें बौर आने पे बहुत बड़े मात्रा में देखे होंगे मॉल गुम्मा बन जाता है, गुच्छे जो बौर होता है, बौर गुच्छे रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको साइंटिफिकली मैंगो मॉल फॉर्मेशन बोलते हैं या गुम्मा रोग। ये रोग क्या होता है, हमारे बौर को फल में नहीं सेटल होने देता है। तो इसको रोकथाम के लिए किसान भाई अक्टूबर नवंबर में 15-15 दिन के अंतराल पर नेप्थलीन एसिटिक एसिड NaA होता है प्लानोफिक्स, इसकी 4 ml पर लीटर के हिसाब से एक पहले फोर्टनाइट में अक्टूबर की छिड़काव कर दें, एक लास्ट में, 2 छिड़काव अगर किसान भाई इसका कर दें
तो उससे इस जो है समस्या का निदान हो जाता है। और इससे काफी हद तक जो अल्टरनेट बेयरिंग आप देखते होंगे, एक वर्ष फल आता है एक वर्ष कम आता है, उससे भी इसमें काफी ये लाभदायक होता है। तो इसका अक्टूबर में कर दें। साथ साथ ही जनवरी के महीने में जो कड़ी कीड़ा आजकल मैंगो मिलीबग है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके जो लार्वी होता है, जो जो पहले वाली मादा उसका हैच करके वहां दे जाती है, तो वो उसके अंडे धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। तो जनवरी के महीने में कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, या अगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है तो नीम ऑयल कर्नल एक्सट्रैक्ट जो रहता है 4%, जैसे 4 से 6 ml पर लीटर डाल के छिड़काव कर दें जनवरी में। तो उससे क्या होगा, वो लार्वी मर जाएगी और उससे एडल्ट नहीं बन पाएंगे, जिससे क्या होगा, ये कीड़े का अटैक, ये कीड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। साथ ही जब हमारा बौर बन रहा हो, बौर के समय आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा बौर काला होकर सूख के गिर जाता है। तो क्या पाउडरी मिल्डू एक फंगस होती है, कवक है, ये लग जाती है पाउडरी मिल्डू। तो उसके रोकथाम के लिए कोई भी फंजीसाइड जैसे मैनकोजेब, या अगर फंजीसाइड नहीं करना है तो सल्फर, बेटेबल सल्फर, उसका छिड़काव कर दें। तो जिससे क्या होगा, कवक का अटैक कम होगा और बौर अच्छा बनेगा, उसमें फ्रूट सेटिंग हो जाएगी। और जब बौर में फ्रूट सेटिंग हो जाए, हमारा जो फल है लगभग मटर के आकार का हो जाए, तब 2% यूरिया या पोटेशियम नाइट्रेट का अगर छिड़काव कर दें तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे फल बनते हैं और किसान भाइयों का अच्छा। एक हमारे कृषक हैं बलराम सिंह हैं, उन्होंने प्रश्न किया है जी कि टमाटर जो है जिसमें होता है जी तो प्रोडक्शन होता है और इधर कीमत बहुत कम मिलती है। इस बार उनका कहना है कि हमने 1 एकड़ लगाया जी और उसमें लागत हमारी इच्छा है, उसकी हमें जो लागत भी नहीं वापस हुई, यानी कि 2 रुपए किलो बाजार में हमारा गया है। तो क्या इनके भंडारण की या जो हमको जो है उसकी क्या व्यवस्था है? अगर किसान भाई टमाटर का प्रोसेसिंग अगर कर लें, हमारे यहाँ एक स्कीम भी चलती है, मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, PMFME। वो ये योजना छोटे लघु सीमांत कृषक या छोटे उद्यमी, इन्हीं के लिए योजना संचालित है। इसमें 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान, जैसे टमाटर हुआ किसान भाई का, अभी रेट बहुत डाउन है, किसान भाई उसका टोमेटो प्यूरी बना लें, केचप बना लें। उससे क्या होगा, आप अपना बोटलिंग करके आप अपनी यूनिट की स्थापना करें और उसमें सरकार 10 लाख रुपए के अनुदान भी दे रही। किसी तरह कोई वो नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये किसानों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो लोग इस योजना का लाभ लें। और क्योंकि रेट जो एक समय जो नहीं, अगर लेट कोई भी क्रॉप करेंगे ना तो उसका एक, जैसे फूल गोभी हम ले लें, जो अभी फूल गोभी है उसका रेट नहीं था। अर्ली कोई भी प्रजाति है उसको अर्ली करें, थोड़ा अगैती फसल करेंगे तो किसान भाइयों को उसका अच्छा लाभ मिलेगा। जब थोड़ा डिले हो जाता है फिर रेट बहुत ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, या तो उसकी प्रोसेसिंग कर लें। आजकल सभी फसलों, जो हमारी सब्जियां, उनकी प्रोसेसिंग हो रही है। मेथी है, आप ले लीजिए, ड्राई करके लोग बेच रहे हैं। आजकल पोटैटो का देखिए पाउडर, बहुत बड़े पोटैटो, हम लोग पहले समझते थे केवल आलू खाने, अब पोटैटो का बहुत बड़ा वास्ट हो गया है उपयोग। पोटैटो पाउडर बन रहा है, उनका पाउडर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर किसान भाई थोड़ा खेती के साथ साथ अगर प्रोसेसिंग में जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा लाभ मिलेगा। ये प्रोसेसिंग यूनिट कितने के लिए जाती है? ये छोटी यूनिट, छोटी यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। छोटी यूनिट अगर स्थापित कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप कितनी मार्केट कर सकते हैं उसको, उस हिसाब लगा लें। 8 से 10 लाख रुपए बढ़िया यूनिट लग जा रही है, अपनी बोटलिंग पैकेजिंग करना शुरू कर दें। इसमें सब्सिडी कितनी है? 35%। 35 इसमें भी? जी, 30 लाख रुपए तक की यूनिट लगा सकते हैं। तो इसमें जो ये बागवानी मिशन है उसी के तहत PMFME स्कीम चल रही है, उसके तहत आवेदन होगा। बागवानी मिशन में बड़ी यूनिट्स रहती हैं जो 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी। अच्छा, ठीक है। बाकी जो हमारे जो इंचार्ज साहब हैं जी, तो आप पूछेंगे जी आम के बारे में जानकारी जी कितना जी। हमारे यहाँ लगभग 2200 हेक्टेयर में आम हो रहा है एरिया में, और लगभग 45-46 हजार टन उत्पादन होता है आम का। जो आपके जो हमारे कोटार, पुबाया, कांट, ये मैंगो ग्रोइंग एरिया हैं। और दशहरी,
लंगड़ा और चौसा, तीन जो प्रमुख वैरायटी हैं यहाँ उगाई जाती हैं।